और नेक्स्ट टॉपिक इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा डिस्पर्सन कैलकुलेट करना। डिस्पर्सन में हमने तीन चीज़ देखा, रेंज देखा था, मीन डेविएशन देखा था, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था। अभी यहाँ पे उसी का कोएफिशिएंट निकालेंगे हम लोग। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जब निकालोगे तो वो होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम। हम लोग रेंज निकालते तो वो क्या होता था, जो भी डेटा पॉइंट का मैक्सिमम वैल्यू है माइनस डेटा पॉइंट का मिनिमम वैल्यू, ये निकालते थे। बस कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम होल डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम आ जाएगा बस, और कोई भी चेंज नहीं होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार। जहाँ पे एक्स बार क्या होता है सबको पता होना चाहिए, दिस इज मीन, और सिग्मा क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उस डेटा पॉइंट का। सपोज हमारे पास कोई भी डेटा पॉइंट गिवन है तो उसका हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, उसका हम लोग मीन कैलकुलेट कर लेंगे एंड सिग्मा अपॉन एक्स बार निकाल देंगे, तो वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये थर्ड वाला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि इससे हमें आइडिया लगता है एक्चुअल में कि जो भी डेटा पॉइंट है वो कितना डिस्पर्स्ड है कितना डिस्पर्स्ड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डेटा पॉइंट गिवन हो उसका सबसे पहले सिग्मा कैलकुलेट करो। सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। एक्स बार कैलकुलेट करो, एक्स बार क्या होता है, मीन होता है। हमारे पास सिग्मा आ गया, एक्स बार आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 ये कैलकुलेट करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आइडिया कैसे लगेगा कौन सा डेटा पॉइंट कैसा है, तो अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डेट इज सी वी का वैल्यू ज़्यादा आया तो उससे मुझे पता चलेगा कि हमारा जो डेटा है वो मोर वेरिएबल है देन अदर डेटा। लेकिन अगर सी वी का वैल्यू कम आया तो हमें उससे पता चलेगा कि हमारा डेटा पॉइंट मोर कंसिस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू अदर डेटा। ठीक है, सपोज हमारे पास, अब ये इंपॉर्टेंट कब होता है, इस टाइप का क्वेश्चन कब इंपॉर्टेंट होता है, जब हमारे पास दो अलग अलग सेट दे दे डेटा का। ठीक है, दो अलग अलग सेट गिवन है और पूछ दिया कौन सा डेटा सेट इज मोर कंसिस्टेंट। सपोज सेट ए है सेट बी है और पूछ दिया कौन सा डेटा सेट इज मोर कंसिस्टेंट, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करोगे दोनों का, दोनों डेटा पॉइंट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के बाद जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू द अदर डेटा सेट। ठीक है, ओके। अब अगर कंपैरिजन कब करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ सेम मीन, अगर हमारा जो डेटा सेट आया उसका सपोज मीन दोनों का सेम आ गया, अगर हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट का निकाला तो वो आना चाहिए सिग्मा 1 अपॉन x1 बार, दूसरा वाला आना चाहिए सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100। लेकिन सपोज हमने ये एज्यूम किया कि दोनों का x1 बार एंड x2 बार दोनों का मीन सेम आ गया। अगर मीन सेम आ गया तो सोचो ये पूरा का पूरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ सिग्मा पे। तो डायरेक्टली सिग्मा को देख के भी हम लोग बता सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो डेटा सेट हो और दोनों का मीन सेम आ गया है तो हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन को देख के बता सकते हैं। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा या फिर जिसका वेरिएंस कम होगा उसका ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। तो जिसका वेरिएंस कम होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, जिसका वेरिएंस ज़्यादा होगा वो कम कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं। इस पे बेस्ड एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास टू प्लांट है, प्लांट ए एंड प्लांट बी, और उसका कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है, रिजल्ट अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द वेजेस पेड टू देम। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स प्लांट ए में 5000 हैं, प्लांट बी में 6000, एवरेज मंथली वेजेस मुझे पता है 2500, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 81 है, दूसरे का 100 है। अभी बोला गया है कौन सा प्लांट ज़्यादा बेटर है। ठीक है, विच प्लांट ए और बी देयर इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल वेजेस। तो जब तुम इंडिविजुअल वेज का तुम एवरेज कैलकुलेट करोगे तो वो तुम्हें दिख रहा होगा दोनों का सेम आ गया। अगर एवरेज दोनों का सेम आ गया मतलब मीन दोनों का सेम आ गया, मीन दोनों का सेम आ गया इसका मतलब डिपेंड किस पे करेगा वेरिएबिलिटी,
तो मैं बोलूँगा डायरेक्टली वेरिएंस पे डिपेंड करेगा या फिर सिग्मा पे डिपेंड करेगा, डेट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास वेरिएंस गिवन है प्लांट ए का 81, प्लांट बी का 100। तो बताओ जब वेरिएंस गिवन है तो प्लांट ए का वेरिएंस क्या है, कम है, प्लांट बी का वेरिएंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे मुझे पता चला कि प्लांट बी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी देन प्लांट ए। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा था। एक और एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इसमें। हमारे पास है द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट एंड वेट्स। ठीक है, हमारे पास जो भी डेटा पॉइंट है उसका हाइट भी गिवन है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा लिया गया, उनके हाइट का मीन निकाला गया और वेरिएंस निकाला गया। सिमिलरली वेट का मीन निकाला गया और वेट का भी वेरिएंस निकाला गया। ठीक है, अब पूछा है कि कौन सा हाइट या फिर वेट ज़्यादा वेरिएबल है, विच शोज ग्रेटर वेरिएशन, किस में ज़्यादा वेरिएशन है उस स्टूडेंट्स में। जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके हाइट्स का डेटा पता है मुझे, वेट का डेटा पता है। पूछा गया कौन सा डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है और कौन सा डेटा ज़्यादा वेरिएबल है। तो मैंने क्या बोला कि मीन मुझे पता है, दोनों का मीन अलग अलग है, वेरिएंस मुझे पता है, दोनों का अलग अलग है। वेरिएंस पता है तो क्या मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ, बोलेंगे हाँ ईजिली, रूट अंडर ही तो लेना होता है सिग्मा स्क्वायर का। तो हमने रूट कैलकुलेट किया तो उससे सिग्मा 1 आ गया, वेरिएंस ऑफ द हाइट से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हाइट आ गया, वेरिएंस ऑफ द वेट से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट आ गया। ठीक है, उससे मैं क्या करूँगा, दोनों डेटा का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करूँगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन हाइट क्या होगा, तो जो भी हाइट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया डेट इज़ 11.3 डिवाइडेड बाय हाइट का एवरेज डेट इज़ 162.6। तो ये हमने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इससे मेरे पास आया 6.95 वैल्यू। सिमिलरली मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेट कैलकुलेट करूँगा तो उससे मेरे पास जो वैल्यू आया डेट इज़ 4.81 डिवाइडेड बाय दिस डेट इज 9.81। देखो किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, तो मैं डायरेक्टली देख के बता सकता हूँ वेट का ज़्यादा है, हाइट का कम है। इसका मतलब कौन सा डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कम वेरिएबल है, तो मैं बोलूँगा हाइट वाला डेटा कम वेरिएबल है, वेट वाला डेटा मोर वेरिएबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, बस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन खत्म हो गया। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे खोजते रहते हैं, ये वाला पार्ट मिलता नहीं है जल्दी, है ना, कहीं पे किसी भी बुक में जल्दी मिलता नहीं है आपके। देखो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या पॉइंट्स है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन किया, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कि कोई भी डेटा हो हमारे पास x1, x2, x3 ऐसे ही xn, अगर इसका मैं मीन कैलकुलेट कर लूँ x बार और सारे डेटा को मीन से सब्ट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है, सारे डेटा को मीन से सब्ट्रैक्ट कर लूँ और उसको ऐड कर दूँ, तो फाइनल टोटल सम हमेशा जीरो आने वाला है। ठीक है, मीन के अराउंड जो वेरिएशन होता है टोटल हमेशा जीरो होता है, उसका सम हम लोग जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो वहीं से ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव हुआ। देखो समेसन एक्स आई माइनस समेसन एन टाइम्स एक्स बार इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से समय एक्स बार कितना आ गया, समेसन एक्स आई बाय एन। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है। ओके, डेविएशन अराउंड द मीन इज ऑलवेज जीरो, इस टाइप से। ये जो नेक्स्ट सेकेंड वाला पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है, कितनी बार क्या होता है हमारे पास ओल्ड डेटा सेट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पहले जो डेटा सेट था उसका मीन पर्टिकुलर वैल्यू था, अब मैंने क्या किया, हर एक डेटा पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब बताओ नया मीन क्या होगा, अब बताओ नया वेरिएंस क्या होगा, अब बताओ नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। सिमिलरली अगर वो बोले कि मैंने पहले वाले डेटा पॉइंट को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया या सारे डेटा पॉइंट्स को 2 से ऐड कर दिया, तो नया मीन क्या होगा, नया वेरिएंस क्या होगा, नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर सपोज मेरे पास डेटा सेट है जिसका ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों मैंने लिखा है, ठीक है, सपोज ओल्ड वैल्यू ऑब्जर्वेशन का था एक्स आई और न्यू वैल्यू क्या हुआ, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया सारे डेटा पॉइंट्स को, जितने भी डेटा पॉइंट्स थे x1, x2, x3, xn, सारे डेटा पॉइंट्स को एक के पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो अगर पहले मीन x बार था तो अब का मीन क्या होगा,
तो सबको दिख जाएगा k इंटू एक्स बार। कैसे? तो मैं बोलूँगा कि सपोज मेरे पास x1, x2, x3, x4 4 डेटा पॉइंट्स थे। तो पहले वाला मीन क्या था? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4। लेकिन जब नया डेटा निकालोगे तो x1 इंटू सपोज k आ जाएगा, x2 इंटू के, तो सब में k कॉमन आने वाला है फाइनली। जब सम कैलकुलेट करोगे तो नीचे तो 4 ही रहेगा। तो हुआ क्या, ये वाला तो पुराना ही x बार है, उस x बार में क्या मल्टीप्लाई हो गया? एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ। तो बस हमें इतना याद रखना है कि अगर ओल्ड डेटा सेट में सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मीन भी क्या हो जाएगा? उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सिमिलरली वेरिएंस क्या हो जाएगा? उस कांस्टेंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएंस में क्या आता है? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो देखो, जब तुम एक्स आई माइनस एक्स बार सारे डेटा पॉइंट्स को के एक्स आई कर दोगे और मीन भी के एक्स बार हो जाएगा का होल स्क्वायर, तो दिख रहा है के स्क्वायर इस बार बाहर आने वाला है, होल डिवाइडेड बाय एन। तो क्या हुआ बेसिकली, तुम्हारा जो भी वेरिएंस था उसमें क्या मल्टीप्लाई हो गया? के स्क्वायर टाइम्स हो गया नया डेटा सेट का। तो वही अगर ओल्ड डेटा सेट में सब में एक के कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया जो वेरिएंस आएगा वो के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सिग्मा था तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम्स सिग्मा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा तो डायरेक्टली रूट अंडर वेरिएंस होता है, तो रूट अंदर अगर इसका निकालोगे तो के बाहर आएगा फाइनली। ठीक है, ओके। तो पहला वाला इससे हमने यही सीखा कि अगर ओल्ड डेटा सेट हमारे पास पता हो और न्यू डेटा सेट में मैंने किसी नंबर से पर्टिकुलर मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है तो हमारा जो मीन होगा वो उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, वेरिएंस होगा उतने स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डेटा में इस टाइप का चेंज लाया जाए कि मेरे पास ओल्ड डेटा था एक्स आई, न्यू डेटा है कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया गया या सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, बात एक ही है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर सेम थिंग। ठीक है। तो सपोज मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स थे, सब में मैंने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, उससे मीन में क्या फ़र्क पड़ा? तो मैं बोलूँगा मीन भी उतना कांस्टेंट टाइम ऐड हो गया। कैसे हो गया? बहुत ही सिंपल है, देखना। देखो मेरे पास x1, x2, x3 तीन डेटा थे सपोज, तो उसका मैंने मीन निकाला तो वो क्या आएगा? इनिशियली ये। अब सारे डेटा पॉइंट्स में मैंने कुछ के ऐड कर दिया या बीटा ऐड कर दिया, तो x1 प्लस बीटा, x2 प्लस बीटा, x3 प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाई 3 नया मीन आएगा। तो ये बेसिकली क्या आया? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 3 टाइम्स बीटा डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो ओल्ड मीन हो गया। ठीक है, ये x न्यू है तो ये ओल्ड मीन हो गया प्लस बीटा आ गया। तो दिख रहा है जो न्यू मीन आया वो ओल्ड मीन प्लस एक बीटा कांस्टेंट आ गया। तो यही अगर कोई भी डेटा पॉइंट्स हो और सारे डेटा में एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारा मीन भी उतने से ऐड हो जाता है या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस में और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएंस पहले भी सिग्मा स्क्वायर ही था, अभी भी सिग्मा स्क्वायर ही रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पहले भी सिग्मा ही था, अभी भी सिग्मा ही रहेगा। इसको कैसे शो कर सकते हैं? ये भी शो करना आसान है। हमें पता होता है कि वेरिएंस जो होता है सिग्मा स्क्वायर वो क्या होता है? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेसन। ठीक है। अभी सोचो होल डिवाइडेड बाय एन, एक्स आई में भी तुमने बीटा ऐड किया है तो क्या होता है? मीन भी बीटा से ऐड हो जाता है। लेकिन जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे एक्स आई प्लस बीटा माइनस एक्स बार प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा? बीटा से बीटा कैंसल आउट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सेम रह जाएगा। बोलेंगे हाँ। इससे सिग्मा स्क्वायर में कोई चेंज आया? बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर विल नॉट चेंज, और सिग्मा स्क्वायर नहीं चेंज हुआ तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो चेंज होने का सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट था। हाँ, ये पॉइंट देखो, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करें और अगर वो फुल्ली सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो पूरे के पूरे फुल्ली सिमेट्रिक हैं अराउंड ए पर्टिकुलर वैल्यू, तो उसका जो मीन होगा, मीडियन और मोड होगा वो सब के सब कॉन्साइड करेंगे। ठीक है। तो अगर हमारे पास डेटा पॉइंट सिमेट्रिक है उसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो उसका मीन जो आएगा या मीडियन आएगा या मोड आएगा वो सब कैसा होगा?
सेम होगा, ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ। लेकिन अगर सिमेट्रिक नहीं है, स्क्यूड है, सिमेट्रिक नहीं है स्क्यूड है, मतलब सपोज हमने प्लॉट किया तो वो कुछ ऐसा आ गया, या हमने प्लॉट किया तो कुछ ऐसा डेटा आ गया, ठीक है, तो इस टाइम पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो किया जाता है मीन मीडियन मोड में। डेट इज मीडियन क्या करता है, मोड और मीन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। मीडियन डिवाइड्स मोड एंड मीन इन द रेशियो ऑफ 2:1। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मीडियन डिवाइड्स मोड एंड मीन इन द रेशियो ऑफ 2:1। शायद याद हो गया होगा। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो वी कैन सी डेट 2 इंटू मीन प्लस 1 इंटू मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन, और वी कैन से डेट मोड विल बी इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। डेट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये वाला कितनी बार जेईई मेंस ने डायरेक्टली पूछ दिया है कि अगर मेरे पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मीडियन और मोड में क्या रिलेशन होता है। तो अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मीडियन और मोड में ये रिलेशन होता है, डेट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। हाँ, ये लास्ट पॉइंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। सपोज मेरे पास इस बार दो डेटा सेट है अलग अलग, डेटा सेट 1, दूसरा डेटा सेट 2। पहले डेटा सेट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है n1 एंड दूसरे डेटा सेट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है n2। पहले डेटा सेट का मीन अब जो हमने कैलकुलेट किया वो आया x1 बार, दूसरे डेटा सेट का मीन हमने कैलकुलेट किया वो आया x2 बार। पहले डेटा सेट का हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया, उसको मैंने बोल दिया सिग्मा 1 स्क्वायर, दूसरे डेटा सेट का वेरिएंस कैलकुलेट किया, उसको बोल दिया सिग्मा 2 स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, मेरे पास दो डेटा सेट थे अलग अलग, सबका मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है, मुझे मीन मीडियन मोड सब कुछ पता है, वेरिएंस भी पता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों डेटा सेट को कंबाइन कर दिया। दोनों डेटा सेट को कंबाइन करने के बाद एक नया डेटा सेट बनाया जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, n1 प्लस n2। तो पूछा जाएगा कि नया जो डेटा सेट आया अपना उसका मीन क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, नया डेटा सेट आएगा तो उसका मीन हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये फेयरली बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मेरे पास डेटा सेट 1 था, डेटा सेट 2 था, उसका मीन पता है x1 बार, इसका मीन पता है x2 बार, उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है n1, इसका पता है n2। तो नया जो मीन आएगा दोनों डेटा सेट को कंबाइन करने के बाद वो आएगा n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये बहुत ही सिंपल है याद करना, ठीक है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता है। प्रॉब्लम कब आती है, वेरिएंस के केस में। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, नया जो वेरिएंस आएगा वो लोग डायरेक्टली ये लिख देते हैं n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, जो कि पूरा का पूरा गलत है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर के केस में ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर लीनियरली रिलेटेड नहीं होता है, उसमें स्क्वायर टर्म आते हैं, ठीक है। तो उस केस में नया जो सिग्मा आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, न्यू सिग्मा विल बी इक्वल टू n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। बेसिकली याद रखना है तो इसी तरीके से याद रख सकते हैं, n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर नहीं लिखना है, बस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट d1 का होल स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। जहां पे d1 और d2 क्या है, बहुत ही सिंपल है, d1 विल बी x1 बार माइनस x बार एंड d2 विल बी x2 बार माइनस x बार। इसका मतलब अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आए कि मैंने डेटा सेट को कंबाइन किया, नया सिग्मा स्क्वायर बताओ, तो उसके लिए तुम्हें ये वाला चीज़ कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ये वाला चीज़ कैलकुलेट करोगे तभी तो तुम d1 और d2 निकाल पाओगे। तो d1 और d2 एक बार निकाल लिया तुमने तो सिग्मा न्यू स्क्वायर निकालना बहुत ही ईजी है, ठीक है। n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये वाला फॉर्मूला भूल जाते हैं लोग, इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं, इसको भूलना नहीं है, ठीक है।
ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, मेरे पास दो डेटा सेट थे, मैंने दोनों डेटा सेट को कंबाइन किया तो हमने नया मीन लिखा, नया वेरिएंस लिखा। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का थ्योरी ख़त्म होता है। ठीक है, थ्योरी के बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे हमें आइडिया लगेगा हमने जो भी बेसिक फार्मूला पढ़ा है उसको यूज़ कैसे करते हैं। तुम लोग एक बार क्या कर सकते हो, सारे फार्मूला को एक जगह नोट कर सकते हो। मीन, मीडियन, मोड, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसके बाद ये न्यू डेटा सेट वाला फार्मूला। बस इतने ही फार्मूले हैं, गिन के भी 8 या 10 फार्मूले होंगे। ठीक है, इतना फार्मूला याद रखोगे 4 मार्क्स तुम्हारा कंफर्म है जेईई मेंस में आना। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन आता ही है जेईई मेंस में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है।